हेलो एवरीवन। तो गाइस अभी तक जितना भी मैंने एनटीपीसी का आपका एनालिसिस कराया है पेपर का, तो उसमें अगर जो मैं मैथ की बात करता हूँ तो मैथ का जो लेवल है कि अगर आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बेसिक आपका क्लियर है और साथ में आपको फार्मूले जो हैं वो लर्न है, ठीक है, तो आपका मैथ्स का जो सेक्शन वो आसानी से हो जा रहा है। बाकी जीके का तो मैं हर शिफ्ट का एनालिसिस का वीडियो डाल चुका हूँ, है ना, तो जीके के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग का अपना रामबाण वीडियो है ही, 11 घंटे की लगातार वीडियो, आप लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है, तो उससे आप देख सकते हैं। बच्चा आपका मैथ का मैं टाइम टू टाइम वीडियो लाता रहता हूँ। आज आपकी बात करूँ 6 फरवरी को, तो आज आरआरबी एनटीपीसी का कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जहाँ तक मैंने पता किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं मैथ के जो आपके की पॉइंट हैं या फार्मूले हैं, हिडन फार्मूले, उस पर मैं एक वीडियो बना दूं, ठीक है। तो इसी को दिमाग में रखते हुए कि जब फार्मूले अगर जो आसानी से लर्न है आपको और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो क्विक रिवीजन एक आपका हो जाए, इसी को दिमाग में रखते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ, ठीक है। और अगर इसकी PDF चाहिए आपको, है ना, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं PDF टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। या फिर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो आप कमेंट करिएगा, जहाँ आप कहेंगे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए फिर टाइम बेकार करिए बिना अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और एक एक फार्मूले को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल ले लेके सारे के क्वेश्चन को भी बताऊंगा किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जैसे आपका पहला ही है, कह दिया, इधर देखिएगा, सिंपल कह रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ साइड इज गिवन। तो कोई भी पॉलीगन हो, है ना, पॉलीगन का मतलब क्लोज्ड फिगर, सिंपल, तो उसका पूछ लिया जाए कि उसके इंटीरियर एंगल का सम, और रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, रेगुलर का मतलब सब साइड इक्वल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उससे आपका पूछ ले कि बताओ कि इसके इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, तो आपको सिंपल क्या लगा देना है, n-2 इंटू 180, ठीक है। अब वो मान लो पेंटागन देते हैं, पेंटागन भी एक तरीके का आपका क्या होता है, पॉलीगन। अब पूछ लें कि इसका इंटरनल एंगल कितना होगा, इंटरनल एंगल का सम, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल पेंटागन है तो n की जगह आप क्या रख देना, 5 रख देना, 5 - 2 इंटू 180, ठीक है। तो 18 × 3 = 54, कितना जाएगा, 540। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब यहीं आपसे पूछ लेता कि ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, मतलब प्रत्येक कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना था, अपॉन में खाली n कर देना था। n क्या होता है, पेंटागन में है तो n का मतलब नंबर ऑफ साइड, तो कितनी होती है, 5, तो आपको 540 बटे क्या कर देते, 5, जो भी आता उतनी साइड्स हो जाती, ठीक है। सॉरी, उतना क्या हो जाता, एंगल हो जाता, प्रत्येक एंगल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि साइड तो पेंटागन है 5 ही होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, 540 में 5 से डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कितने एंगल होंगे आपके पेंटागन में, ठीक है, इंटीरियर एंगल का, ठीक। चलिए अगले की बात करता हूँ। ऐसे ही आपको मान लीजिए कह देता है कि पॉलीगन हैविंग इक्वल साइड और एक्सटीरियर एंगल, यहाँ भी आपको ईच एक्सटीरियर एक्चुअल में देना चाहिए था, ईच एक्सटीरियर, तो टोटल जो होता है वो होता है 360, ठीक है, टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम। और अगर जो ईच आपसे कह रहा, मान लो पेंटागन ही का था, तो 360 और अपॉन में क्या कर देते, 5, तो ये क्या आ जाता है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं तो ये डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो इस पे बनता है, जैसे अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा फार्मूला, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल 1 माइनस रिप्लेसमेंट अपॉन इनिशियल पावर n, ठीक है। आप ध्यान से समझना इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन इस टाइप से कुछ बन जाता है कि मान लीजिए कह देगा आपसे कोई एक कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर में आपका 80 लीटर जो है वो मिल्क है, कितना है, 80 लीटर आप में मिल्क दिया हुआ है, ठीक है, 80 लीटर, ओके। अब आपसे कह रहा है कि इसमें से आपका 8 लीटर मिल्क जो है वो निकाला जा रहा है, ठीक है, 80 लीटर इसमें है और 8 लीटर आपका क्या कर दिया जा रहा है, निकाला जा रहा है, ठीक है। और ये प्रोसेस, अच्छा, जो निकाला जा रहा है 8 लीटर मिल्क, उसको 8 लीटर पानी से रिप्लेस कर दिया जा रहा है, ठीक है। 8 लीटर मिल्क निकाला जा रहा है, आई थिंक क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, और 8 लीटर पानी इसमें क्या कर दिया है, डाला जा रहा है उसकी जगह पे, ठीक है। और ये प्रोसेस आपका 3 बार किया जा रहा है, ठीक है, 3 बार ये प्रोसेस जो आपका 3 टाइम्स आपका किया जा रहा है। तो पूछा जाए आपसे कि बताओ लास्ट में कंटेनर में कितना मिल्क बचेगा, और मिल्क क्या बचेगा भाई, उसमें वाटर भी आ जाएगा क्योंकि मिक्सचर, तो लास्ट में आपका पूछा जाए क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, तो मिक्सचर में आपकी कितनी क्वांटिटी आपकी बचेगी। तो देखिए आप कैसे लगाएंगे इसको, क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए फाइनल क्वांटिटी मतलब यही आपको निकालना है, मिल्क कितना बचेगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था, इनिशियल कितना था इसमें, 80 लीटर मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, ठीक है, अपॉन इंटू 1 माइनस, देखो फार्मूले में रख रहा हूँ खाली, रिप्लेसमेंट कितने का किया गया है, 8 लीटर का किया गया है, अपॉन में इनिशियल कितना था भाई, इनिशियल तो 80 ही था, यहाँ भी इनिशियल, यहाँ भी इनिशियल, और पावर क्या लगा दो, n, प्रोसेस कितनी बार किया गया, 3 बार, तो पावर 3। बस इसी को सिंपल आप सॉल्व कर दीजिए, आपका पता चल जाएगा कि कितना इसमें बचा हुआ है क्या, मिल्क, ठीक है, मिक्सचर में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
अच्छा, अगला जो बनता है ध्यान दीजिए, मीटिंग टाइम ऑफ अ ट्रेन और बोट। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि मीटिंग टाइम का मतलब क्या है। तो भाई जैसे टाइम होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या पढ़े हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पे बस हो जाता है मीटिंग टाइम में डिस्टेंस, डिस्टेंस तो रहेगा ही क्योंकि समय यहाँ पर रहेगा, तो ऊपर क्या रहेगा, डिस्टेंस बतरते वो बोट और बोट अगर है तो बोट के बीच की डिस्टेंस, और ट्रेन है तो ट्रेन के बीच की डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब आई थिंक आप कुछ ना कुछ समझ रहे होंगे। रिलेटिव स्पीड का मतलब हो जाता है कोई ट्रेन अगर जो एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो इनका जो रिलेटिव अगर जो ये एस ए है और ये एस बी है, दोनों के अपोजिट आ रहे हैं, तो एस से प्लस एस बी हो जाएगा। और मान लीजिए दोनों ट्रेन इधर से जा रही है, ये भी इधर से जा रही है, और इसका एस ए है सिंपल, मान लीजिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए दोनों एक ही साइड से जा रही हैं, ये भी इधर से, ये एस ए है और ये एस बी है, तो क्या हो जाएगा, एस ए माइनस एस बी, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये होता है आपका, आई थिंक समझ गए होंगे आप। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, नंबर ऑफ, यहाँ पे मिनिमम लिखना शायद मिस हो गया है, तो नंबर ऑफ मिनिमम, या फिर ऐसे लिख लो मिनिमम नंबर ऑफ टैल्स, अगर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो आपको कुछ नहीं लगाना होता, खाली ये एल बी क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेथ मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ कर देना, जो भी स्क्वायर आपका रहेगा, आपका मान लीजिए स्क्वायर नहीं रहेगा, रेक्टेंगुलर टाइप का रूम रहता है, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, और अपॉन में एस सी एफ ऑफ एल इंटू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इसी पे डायरेक्ट पुट कर दो तो मिनिमम नंबर ऑफ 12 आ जाएगा। एक क्वेश्चन इस पर बहुत पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको ये दे देगा, ए बी सी की वैल्यू दे देगा, और आपसे कहेगा कि बताओ डायरेक्ट इसकी ए बी सी की वैल्यू दे देगा और कहेगा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी सोच लीजिए कितना लंबा हो जाएगा। उससे बचना ये रहेगा आपको ये फार्मूला, हालांकि इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो यही आ जाएगा, बट इसको दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिंपल ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, बी माइनस सी माइनस ए का, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला जो इस पर बन रहा है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट, एक ध्यान से समझिएगा, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होता है ट्रांसवर्स। तो दोनों में बस इतना डिफरेंस है, पहले मैं आपको फिगर से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दो सर्कल हैं, ठीक है, एक सर्कल इधर है और एक सर्कल इधर है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, अब कॉमन टेंजेंट एक तो ऐसे होगी आपकी टेंजेंट, ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या, कॉमन टेंजेंट का मतलब एक टेंजेंट एक ऐसे बन सकती है, ठीक है, और ऐसे बन सकती है, ठीक है, ये भी कॉमन टेंजेंट है। और दूसरा ऐसे भी तो बना जा सकता है भाई, एक इधर से जा रहा है और एक ये इधर से आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स, क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स टेंजेंट, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो ऐसे तिरछी गई है, और जो सीधा सीधा चली गई है इसको बोला जाता है आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोला जाता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो आई थिंक फिगर से आप समझ गए होंगे। अब इसी का आपसे लेंथ पूछा जाता है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का अगर लेंथ पूछा जा रहा है, मतलब ये लेंथ आपसे पूछी जा रही है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए डी स्क्वायर, देखो फर्क बस इतना होता है, सब कुछ सेम होता है, जो यहाँ है वही यहाँ है, बशर्ते ये यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, माइनस। मतलब ट्रांसवर्स में प्लस होता है और यहाँ पे क्या होता है, माइनस। पहले फार्मूला याद कर लो। अब प्लस क्यों होता है, देखो मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। टी जब आप लिखते हो तो ऐसे बनाते हो ना, तो अगर इतने को ध्यान दो तो ये कहीं नहीं कि प्लस आ रहा है ना, तो ट्रांसवर्स वाले में यहाँ प्लस हो जाता है, बाकी यही रह जाता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, अब ध्यान से समझो, R1 क्या हो जाएगा, पहले सर्कल की रेडियस, R2 क्या हो जाएगा आपका, देखिए मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ। R1 क्या हो जाएगा, पहले सर्कल की रेडियस, और R2 हो जाएगा आपका सेकंड सर्कल की रेडियस, ठीक है। अच्छा, और D जो हो जाएगा उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगा, किसके, जो आपको दिया हुआ है सिंपल सर्कल, मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो सिंपल आपका जो डी होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, है ना। इसका मतलब जैसे ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ठीक है, तो इसका सेंटर मान लो ये है, इसका सेंटर ये है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलते हैं, स्मॉल डी। और R1 हो गया इसका रेडियस, ये R1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये R2 हो गया, ठीक है। और अगर जो मैं आपको पूरे अच्छे से बता ही दिया हूँ, अगर कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो ये निकालना है, और अगर जो आपसे सिंपल कह रहा है कि ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे जितना मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, आगे की बात करता हूँ। आगे का आपका सिंपल पूछ सकता है, ध्यान से समझिए, इस पर भी बहुत क्वेश्चन बना था, कल एक क्वेश्चन आया था, अभी मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपसे कह रहा है कि ध्यान दीजिए, x पे पावर 198 और x पे पावर
एक्स पावर ऐसा सिंपल समझिए कि ये एक्स पावर 198 दिया है प्लस 1/x पे पावर 198 दिया है, ठीक है, या फिर ऊपर लिए जाओगे तो माइनस हो जाए, इज इक्वल टू 3 दे दिया, ठीक। अब आपसे खाली बीच में क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। ये देखो माइनस का, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस करके आपसे पूछ लिया, तो कुछ नहीं करना होता, जो यहाँ पे 3 है इसका क्या करो, स्क्वायर करो और -4 कर दो, ठीक है। 3 तो ये वाला होता है और 4 हर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। मतलब 3 तो यहाँ पे इसकी वजह से -4, अगर मान लो पावर दिया होता 295 और यहाँ पे पावर दिया होता -295 तो कितना हो जाता, इज इक्वल टू 5 देता, तो 5 स्क्वायर -4 हो जाता, ठीक है। डायरेक्ट आपका ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला 2 ध्यान दीजिएगा, ये आपका दे गए अगर x + 1/x इज इक्वल टू 1 दे दे, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि x पावर कि मतलब x पावर 3 इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, -1 होगा, या फिर -1 को इधर बुला लो तो 1 हो जाएगा और x पावर 0 लगा दो। तो ये दिमाग में रखे रहिएगा, ये बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि ऐसे दे देगा फिर पूछेगा बताओ x पावर 6, ठीक है, प्लस x पावर 12 ऐसे करके, तो इसको आप केवल 6 में ब्रेक कर दीजिए पावर, पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व, ठीक है। ओके, अगला आपसे पूछ सकता है, देखिए x + 1/x पे पावर कितना दे दे आपको, अच्छा ये कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं लिखा हूँ, नहीं ठीक है, x पावर 3 ही होता है, ठीक है। और इसमें खाली इतना हो जाता है, जैसे x + 1/x अगर इज इक्वल टू 1 है तो x³ इज इक्वल टू -1, और अगर जो x + 1/x इज इक्वल टू √3 है तो x पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। दोनों में यहाँ जब √3 होगा तो यहाँ पावर 6 होगा, जब 1 होगा तो -1 होगा, ठीक है। ओके, एक और होता है, अगर x + 1/x इज इक्वल टू आपका 2 दे दिया तो आपसे कोई भी पूछे, मान लो x पावर 6 + 1/x पावर 6 पूछ लिया, ठीक है। अब खुद सोचो x + 1/x इज इक्वल टू अगर जो आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि यहाँ पे x 1 रहा होगा और 1/x क्या रहा होगा, 1 रहा, मतलब x की वैल्यू सिंपल क्या है 1। अब यहाँ पे पुट करो तो इसका मतलब यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1 + 1 मतलब 2, ठीक है, समझ गए होगे आप, ठीक है। चलो, एवरेज स्पीड सबको पता है, यहाँ पे कुछ y छूट गया है, 2xy अपॉन में x + y, ठीक है। x एक स्पीड है और दूसरी स्पीड क्या है, आप S1 S2 भी लिख सकते हैं, ठीक। ओके, और देखिए ये टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, मतलब कोई पार्टी में गया है तो डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि इतने पीपल हैं और एक आदमी इतने से हाथ मिला रहा है, तो पूछेगा कुल आदमी कुल कितना हैंडशेक हुआ, ठीक है। तो उसके लिए डायरेक्ट आपको लगा देना होता है क्या, x + 1/2, ठीक है। x क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। 50 लोग गए हैं तो टोटल जो हैंडशेक होगा आपका तो 50 + 1/2 हो जाएगा, ठीक, समझ गए होंगे। नंबर ऑफ बाईपैड मतलब 2 पैर वाले जो होते हैं उनका आपसे पूछेगा उनकी संख्या कितनी है, तो आपको सिंपल क्या लगा देना है, 4h - l अपॉन में 2, h क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ हेड हो जाएगा और l कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लेग हो जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ देखिए वेरिएंस इज इक्वल टू स्टेप डिविएशन स्क्वायर, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, खाली आपको ये, और देखो इसको याद कैसे देखो, यहाँ एस है तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे याद कर दो गाइज। होता सब मेथड लंबा है बट अभी आपके एग्जाम जस्ट पास है तो आपको खाली फार्मूले एक बार रिवाइज कर लो, इस पे तो बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है, सॉरी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन होता है, ठीक है। देखो इसको भी मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, देखो मोड लेफ्ट में आएगा, ये दिमाग में रखे रहो, मीडियन है, फिर क्या है, मीन है, मीन के साथ हमेशा 3 आएगा, क्यों, क्योंकि मीडियन थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ भैया में, EDIAN, ठीक है, समझ रहे होगे आप, और यहाँ पे मीन छोटा है उसके कंपेरिजन, तो ये 2 लेगा और ये 3 लेगा, बीच में माइनस आता है, ठीक, ऐसे याद कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ तो इस टाइप से आपसे कुछ दे रहा है क्वेश्चन में, इस टाइप से, और कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है तो सिंपल क्या कर देना है आपको, a√a² + b², अगर मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा है तो √a² - b², ऐसे कर देना आपको, ठीक है। तो दिमाग में रखे रहोगे तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला इस टाइप से बन रहा है आपका कि अगर sec थीटा + tan थीटा इज इक्वल टू p दिया हुआ है, तो आपसे कहें कि बताओ sec थीटा - tan थीटा कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं गाइस, एकदम आसान होता है, खाली 1/p कर दो। सिमिलरली sec थीटा - tan थीटा इज इक्वल टू p दिया है, और अगर जो प्लस वाला पूछ रहा है तो क्या कर दो, 1/p। अब बताओ इतना करने में आपको कोई दिक्कत होगी, कभी नहीं होगी। उसी तरह कोसेक का भी होता है, अगर जो p है तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, 1/, हो जाएगा, माइनस का दिया है तो प्लस वाला कितना हो जाएगा, 1/, हो जाएगा, समझ गए होगे आप, ठीक।
इस पे तो 110% अभी कल ही में एनालिसिस करा था, क्वेश्चन पूछा था। अगर tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो ऑलवेज θ1 प्लस θ2 कितना होगा 90, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो अगर एक x दिया हुआ है और एक 2x दिया हुआ है, तो 2x और इज इक्वल टू 1 दिया है, तो आप क्या कर दोगे x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या 90, यहाँ से 3x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 30। ठीक है, समझिए इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। उसी तरह कॉट का भी होता है। अच्छा, अब आपसे कह सकता है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अगर इज इक्वल टू 1 अगर जो आ रहा है, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ जुगाड़ से होगा ये क्वेश्चन। अब अगर स्क्वायर वाला आता है तो भी क्या हो जाता है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 90। और उसी तरह कॉस का होता है, यहाँ पे डिफरेंस वाली समझ लो, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में रहता है टेन थीटा और टेन, और यहाँ पे साइन कॉस जो होता है वो स्क्वायर में होता है। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन इस पे भी एलसीएम एचसीएफ पे देखा जा रहा है। अगर ए और बी दो नंबर दिया, उनका रेशियो दिया है, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि ए इंटू बी जो होगा हमेशा वो क्या होगा, एलसीएम अपॉन एचसीएफ होगा। ठीक है, ये रेशियो वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको थोड़ा दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बोट एंड स्टीम से जो क्वेश्चन बन रहा है, बोट एंड स्टीम से देखिए आप सबका अपना अपना तरीका होता है। एस बी होता है मेरे अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ बोट, यही मैं लिखा हूँ। देखिए ये देखो एस बी की वैल्यू मैं लिखा हूँ, ये देखो एस बी स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्टीम कितना होता है एस सी। मेरे अकॉर्डिंग जो एक्स की वैल्यू होती है वो डाउन स्टीम होती है और वाई की वैल्यू अप स्टीम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन गाइस इस पे पूछ रहा है कि जैसे एस बी दे देगा आपको डाउन स्टीम की स्पीड और अप स्टीम की स्पीड, और आपसे पूछ लेगा डाउन स्टीम दे देगा और अप स्टीम दे देगा, और आपसे पूछ लेगा बताओ स्पीड ऑफ बोट कितना होगा। तो क्या आसान है कि नहीं है। उसी तरह आपके अगर स्टीम ऑफ हो वो पूछ ले स्टीम की स्पीड, और ये हो गया। और दूसरा रिलेशन आपका सिंपल होता है कि जो आपका डाउन स्ट्रीम होता है वो दोनों के सम के इक्वल होता है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्टीम, और जो आपका अप स्ट्रीम होता है वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक, और टाइम इज इक्वल टू दोनों को, अगर जो सब आने जाने का दोनों तरफ से टाइम दे दिया, तो आपको क्या लगाना होता है, ये वाला लगा देना होता है सिंपल। ठीक है, कि टाइम इज इक्वल टू, देखो समय बार दूरी बटे चाल होगा, तो चाल एक बार डाउन स्ट्रीम लिया और एक बार अप स्ट्रीम ले लिया। ठीक, ये हो गया। अगला मैं देख लेता हूँ, हो सकता है आपसे ये पूछा जा सके, मेरा प्रोडिक्शन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर जो तीन आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, वर्टेक्स दिए हो, आपसे सेंट्रॉयल का कोऑर्डिनेट पूछ लिया जा रहा हो, तो सिंपल कुछ नहीं, मान लो दिए कि दिया 3 4 5, ठीक है, और ये वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल दिया, और दूसरा 6 7 8, और आपसे पूछ लो कि बताओ इसके सेंट्रॉयड क्या होगा। तो x1 x2 x3 और y1 y2 y3, और दोनों को सम करके डिवाइड बाई 3 कर दो, काम खत्म। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल, ये मैं बता भी चुका हूँ, n(-3) अपॉन में 2 हो जाता है। ठीक है, कहीं भी आप पुट कर दीजिए नंबर ऑफ डायगोनल आ जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये थोड़ा कम जगह देखने को मिलता है, बट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इसको। एरिया ऑफ आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है आपका सिंपल एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है आपका इस टाइप से, ठीक है, दोनों की भाई आइसोसेलेस दो साइड इक्वल होगी, तो ए ये कितनी है बी, तो इसका डायरेक्ट एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल साइड ए है यहाँ पे गाइस, ठीक है, b/4 √a² - b²। देखिए लिखा है वेयर ए इज इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक, और बी इज अनइक्वल। चलिए भाई, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना होता है, दिमाग में रखे रहिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। उसके लिए आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा एरिया ऑफ बेस इनटू क्या, हाइट अपॉन में 3। ठीक, चलिए अगला देख लेता हूँ। अगला आपसे ये भी पूछा जा सकता है a³ - b³ - 3abc, और abc की वैल्यू दे दे आपको, a दे दे, b दे दे, c दे दे, आपसे ये डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पूछ ले, तो उसके लिए ये करना आसान है एज कम्पेयर टू वो वाला। ठीक है, चलिए अब टाइम एंड डिस्टेंस, आई थिंक यही लास्ट होगा आपका, हाँ यही लास्ट है, तो चलिए टाइम एंड डिस्टेंस भी लगे हाथ देख लेते हैं। इसमें आपका सिंपल एक ही जानते हो, क्या जानते हो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, ये आपसे एक सिंपल पूछ लिया जाता है कि कोई जैसे कोई 5 मिनट से आ रहा था, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था, तो 3 घंटा लेट पहुंचता था, जो 6 कर दिया तो वो क्या रहा, 2 घंटा पहले पहुंच जा रहा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए डायरेक्ट आपको कुछ नहीं यूज करना होता, क्या यूज करना होता, पहले एक भाई 2 स्पीड देगा, क्योंकि स्पीड बढ़ा घटा रहा है तभी तो वो जल्दी लेट पहुँच रहा है, तो एक स्पीड S1 हो गई, दूसरी S2 हो गई। डेल्टा टी का मतलब अगर देख लो, लेट और अर्ली पहुँचेगा तो दोनों टाइम को ऐड कर देना, लेट और लेट पहुँचेगा तो दोनों टाइम को सब्सट्रैक्ट, अर्ली और अर्ली, लेट और लेट ही पहुंच रहा है तब भी दोनों को क्या करना, टाइम को सब्सट्रैक्ट कर देना। ठीक है, और अर्ली और लेट पहुंच रहा है तो भी क्या करना, मतलब दोनों अगर लेट ही लेट पहुंचेगा तो माइनस, और लेट और अर्ली हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ 1 स्पीड ऑफ 2, बस सिंपल इसी पे पुट कर दोगे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया था, मैंने आप लोग की मेहनत किया, सारे PDF तैयार किए,
और मैं आप लोगों के बीच सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो अभी तक मैंने कहीं भी एक भी बार आपके लिए सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला है, बट अब मैं कहने के लायक हो गया हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ, जो भाई जुड़े हैं उनको पता होगी। और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। या कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से, तो आप पर्सनल मुझे मतलब मैसेज करिएगा कमेंट में, तो वहाँ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ आप कहेंगे तहाँ पर, ठीक है। मेल कर दूंगा, जैसा भी आप चाहेंगे मिल जाएगा आपको पीडीएफ, ठीक है। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो अगर और चाहते हैं तो भी कमेंट करिएगा, मैं आप लोग के लिए लाऊंगा वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।